हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विशादिक में। तो दोस्तों, रेलवे वाले छात्रों का बड़ा इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है जीडीसी की एएलपी की 50% की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है एको डिवीजन से जीडीसी एएलपी एको डिवीजन से एएलपी 50% की प्रमोशनल कोटे की डिपार्टमेंटल की न्यू वैकेंसी जारी हो चुकी है। बात करेंगे तो बहुत बड़ी वैकेंसी आई, अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी आई है, लगभग 500 प्लस यहाँ पर वैकेंसी है। एज कितना मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, न्यू कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है या नहीं, इसके रिगार्डिंग भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन से डिवीजन से अभी एएलपी की 50% की वैकेंसी जारी की गई है। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जो दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड जीडीसी और एलडीसी की पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर डिवीजन से नई वैकेंसी जारी की गई है एएलपी 50% की। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए लेटेस्ट अपडेट है 9/8/2024 की। नोटिफिकेशन दे रखा है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल इन पे मैट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50% प्रमोशनल कोटा ऑन वन टाइम एग्जाम्शन एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ जीडीसी इन टर्म्स ऑफ आरबी नंबर 32/2024। तो संबलपुर डिवीजन ईस्ट कोस्ट रेलवे में तो यहाँ पर 50% वाले वैकेंसी के लिए जो है कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जीडीसी के नॉर्म्स पर, मतलब कि जीडीसी में जैसे न्यू कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं उसी तरह से जो है एक एलडीसी में इसमें जो है डिपार्टमेंटल कोटे में यहाँ पर जो है प्रमोशनल कोटे में एक बार छूट दी जा रही है जीडीसी के टर्म्स पर। तो यहाँ पर जो है न्यू कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल है जिनका भी पीएफ नंबर आ चुका होगा। तो जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दे रखी है। सीरियल नंबर 1 कैटेगरी असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 चाहिए होता है। और डिवीजन बात करें तो संबलपुर डिवीजन में ईस्ट कोस्टर्न रेलवे के, और टोटल वैकेंसी 505 मतलब कि 505 टोटल 505 वैकेंसी है। यूआर में 331, एससी की 110 और एसटी की 64 वैकेंसी यहाँ पर दी गई। अच्छी खासी बड़ी वैकेंसी है संबलपुर डिवीजन में। दोस्तों आगे दे रखा है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सर्विस कंडीशन ऑफ स्टाफ। तो कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ संबलपुर डिवीजन। देखिए संबलपुर डिवीजन वाले ही छात्र यहाँ पर एलिजिबल है जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर डिवीजन में काम करते हैं। उसके बाद ही जो कैंडिडेट रिजाइन कर चुके हैं जॉब से या अदर डिवीजन वगैरह में ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ही ऑल कैंडिडेट्स ऑफ संबलपुर डिवीजन हु फिलफिल द रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया लेट डाउन अंडर जीडीसी आर एलिजिबल फॉर अबव सेट सिलेक्शन। मतलब जो कैंडिडेट्स संबलपुर डिवीजन में है और वो जीडीसी के नॉर्म्स के, मतलब कि जैसे रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन और यहाँ पर कोई सर्विस क्राइटेरिया तो नहीं रखा गया है, लेकिन आपका जो है पीएफ नंबर वगैरह आ चुका है और संबलपुर डिवीजन में काम करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेवल 1 और सिर्फ लेवल 2 वाले ही छात्र एलिजिबल है। उसके बाद बात करें तो लेवल 2 के ऊपर लेवल 3, 4, 5, 6 कोई भी एलिजिबल नहीं है, सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 वाले ही छात्र एलिजिबल है। इसके बाद दे रखा है कि आरपीएफ या आरपीएसएफ के पर्सनल वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। और आगे दे रखा है जो कैंडिडेट संबलपुर डिवीजन में नहीं है वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर दिया गया है तो आपका A1 कैटेगरी का होना चाहिए और फिट होना चाहिए आपको सारे टर्म्स में। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए या तो आपके पास ITI होना चाहिए या फिर आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल वाला, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। आप क्वालिफिकेशन तो आपको बता दिया, लेकिन कौन से ट्रेड से या ब्रांच से, तो आपका जो है ITI की अगर बात करें तो आपका आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मिल राइट वगैरह, इस तरह से जो है मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, मतलब RSC वाले छात्र भी इसमें एलिजिबल है। ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन वगैरह और मेट्रिकुलेशन, मतलब इस तरह से आपको ये सब कुछ इसके बाद आपके पास होना चाहिए। या फिर 3 साल का जो डिप्लोमा आपका है या इंजीनियरिंग डिग्री है तो आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल से आपका इंजीनियरिंग या फिर इस सब स्ट्रीम ब्रांच से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और ITI के ट्रेड तो आप सभी को मैंने बता दिए है। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल की आपके पास डिग्री है। तो अब कैंडिडेट के यहाँ पर दे रखा है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन अगर नहीं दे पाता है या फिर उसमें अप्लाई नहीं कर पाता, उसके अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर पाता, तो उन कैंडिडेट जो है अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट डेट खत्म होने से पहले आपके पास ये जो है क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको जो है अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट जो रखी गई है वो 42 साल UR की और 45 साल OBC की, 47 साल SC ST की रखी गई है। और एज लिमिट जो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट की गई है। और यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कौन सी डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका जो है जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है तो CBT होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि CBT मतलब साइको टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा। उसके बाद आपका जो है फाइनली पैनल वगैरह दिया जाएगा DV वगैरह करवा करके। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी। देखिए जहाँ भी CBT की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका जो है
पार्ट ए भी होगा, मतलब पार्ट ए में आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, जैसे कि आपका 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह पूछा जाएगा, साइंस भी पूछा जाएगा। और पार्ट बी में जिस भी आपने ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है उस ट्रेड से रिलेटेड, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया लेकिन अदर देन उसके अगर आपने मैकेनिकल से जो है ट्रेड से आईटीआई किया है और आप यदि इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हो तो पार्ट भी मतलब कि आपको जो है ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अपने हिसाब से जो है पार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर दे रखा है मिनिमम परसेंटेज जो यूआर के लिए 40%, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25% लाना जरूरी होता है, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी और नॉर्मलाइजेशन होगा यदि मल्टीपल शिफ्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, पेपर होता है तो। और जो पार्ट बी होता है ट्रेड टेस्ट वो क्वालिफाइंग होगा, लेकिन आपको उसमें जो है 35% मिनिमम लाना होगा पार्ट बी में। यदि कोई कैंडिडेट 35% नहीं आता है, नहीं लाता है पार्ट बी में, तो उसको जो है क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। भले ही पार्ट ए में आपने जो है 100 में से 70, 75, 80, 90 नंबर लिया हो, लेकिन आपका पार्ट बी अगर क्लियर नहीं है, क्वालिफाई नहीं, तो आपको जो है फेल माना जाएगा। और यहाँ पर पार्ट बी में सभी को 35% लाना होगा, इसमें SC, ST, OBC वगैरह को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर पार्ट ए का सिलेबस दिया गया है आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। और पार्ट बी में आपका जो भी ट्रेड है आपका 60 मिनट का क्वेश्चन पेपर होगा, 75 क्वेश्चन हो गए, 35% लाना जरूरी होता है। तो DGET मतलब कि इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अपना जो है ट्रेड कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेबस उस पर दे रखा है। जैसे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, डिप्लोमा या डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कौन सा पार्ट बी के लिए जो है ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिसमें उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, आर्मेचर ये भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग वाले देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं एग्जाम के लिए। अब जिन्होंने मैकेनिकल से किया तो वो फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल वगैरह, टर्नर, मशीनिस्ट कोई भी, और या RAC वगैरह कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमोबाइल वाले केंद्रीय मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन वगैरह और RAC वहाँ से कोई सा भी आपका जो है ट्रेड चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ये नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दे रखा है। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह के बारे में दिया गया है कि CBT जो साइको टेस्ट होगा उसमें मिनिमम 42 मार्क्स आपको लेकर के आना ही होगा। तो साइको टेस्ट में आपको मिनिमम 42 मार्क्स लेकर आना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर 41 नंबर या 41.95 नंबर भी आप लेकर आते हैं तो आप जो है इसमें फेल माने जाएंगे, आपकी पूरी मेहनत पानी में जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि ALP की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका जो CBT होगा, नॉर्मल एग्जाम जो होगा, उसमें से 70% और CBT मतलब साइको टेस्ट का 30% दिया जाएगा और दोनों को काउंट करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आगे ट्रेनिंग का दे रखा है कि जो कैंडिडेट्स इम्पेनल होंगे, मतलब जिनको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो उनको जो है किसी भी डिवीज़न में मतलब कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन। तो द विलिंग एंड एलिजिबल कैन एम्प्लॉय हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा, मतलब कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, यहाँ पर आपको जो है एक ऑफलाइन प्रोफार्मा दिया गया है, फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है, उसको भर करके आपको जो है 9/9/2024 से पहले आपको भर देना होगा। आगे दे रखा है एनेक्सर ए में नीचे दे रखा है टू देयर कंट्रोलिंग सुपरवाइज़र, मतलब कि आपको अपने कंट्रोलिंग सुपरवाइज़र से 9 सितंबर से पहले सील साइन करवा करके वो प्रोफार्मा सबमिट करना होगा। और जो कि फॉरवर्ड करेंगे तो एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड करेंगे, जो एक बंच बना करके कंट्रोलिंग ऑफिसर को 16/9/2024 से पहले जो है सबमिट कर देंगे। और उसके बाद ये कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होगा वो फॉरवर्ड किसको करेगा, वो 20/9/2024 से पहले जो है ऑफिस को, मतलब कि संबलपुर डिवीज़न को जो है सबमिट कर देगा। और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल समरली बी रिजेक्टेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, मतलब कि अगर लास्ट डेट के बाद कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसको जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों नीचे यहाँ पर एनेक्सर फर्स्ट दे रखा है आपका प्रोफार्मा, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म का। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट 50% के लिए, तो यहाँ पर ये प्रोफार्मा दे रखा है, आपको इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लेना हैगा। उसके बाद अटेस्टेड करवाना बाय यूनिट इंचार्ज विद स्टाम्प, तो आपको सील साइन वगैरह लगवाना पड़ेगा यूनिट इंचार्ज से। डिक्लेरेशन यहाँ पर दे रखा आपका नाम ब्लॉक लेटर में भरना होगा, फादर नेम, डिजाइनेशन, डिवीज़न, रेलवे वगैरह सब कुछ भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन वगैरह, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन वगैरह, कम्युनिटी कौन सी है, और इस तरह से आपका जो है सारा डिटेल वगैरह भरना होगा। PF नंबर और लाइन यूनिट, पे लेवल, डिपार्टमेंट, डिवीज़न वगैरह सब कुछ आपको भरना होगा। HRMS ID और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आपको दे रखा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है साइन हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द कंट्रोलिंग सुपरवाइजर, देखिए कंट्रोलिंग सुपरवाइजर की सील साइन होगी। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर एंड डिजाइनेशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर विथ ऑफिशियल स्टाम्प, तो यहाँ पर जो आपका
कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा उसका सील साइन लगेगा विथ डिजाइनेशन, मतलब कि कौन से पोस्ट वो है डिजाइनेशन, और डेट और रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर डेट उनका काम का है यहाँ पर भरना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको भरना होगा डेट और रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट पर जो है आप अपने यूनिट ऑफिस में, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका जो भी ऑफिस लगता है, आपका टाइम ऑफिस या फिर आपके जिस भी यूनिट पर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप अपने ऑफिस में जो है 9/9/2024 से पहले जो है फॉर्म जो है भर करके जमा करवा सकते हैं। तो ये PDF मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, संबलपुर डिवीजन वाले। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिया। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपने ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।